ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाने वाले नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। नाबालिग पहलवान के पिता ने आज तक से खास बातचीत में इस बात की पुष्टि भी की है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग पहलवान का 164 के तहत 2 बार बयान दर्ज हुआ। पहली बार उसने ब्रजभूषण पर आरोप लगाए थे, लेकिन दूसरी बार जब बयान दर्ज हुआ तो उसने अपने आरोपों को वापस ले लिया है। पिता के मुताबिक उसकी बेटी ने गुस्से में ब्रजभूषण के खिलाफ तमाम आरोप लगाए थे। वो एशियन चैंपियनशिप में खिलाड़ियों को चुनने की प्रक्रिया से नाराज थी। नाबालिग पहलवान के पिता के मुताबिक अभी केस वापस नहीं लिया गया, सिर्फ नए सिरे से बयान दर्ज करना है। मध्य प्रदेश के सीहोर में बड़ी मुंगावली गांव में 2.5 साल की एक बच्ची 300 फीट गहरे बोरवेल में फंस गई है और उसे निकालने के लिए पिछले 40 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ताजा जानकारी के मुताबिक बच्ची पहले 29 फीट पर पहुंच गई थी, लेकिन खिसककर फिर से 100 मीटर नीचे गहराई में चली गई है। मौके पर आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं अब दिल्ली और राजस्थान से विशेषज्ञों की टीम सीहोर पहुंचने वाली है। आज एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। ड्रिल मशीनें वहां पर है, 1 दर्जन जेसीबी वहां पर है। खुदाई का काम चल रहा है। सेना के जवानों ने रॉड भी डाली ताकि बच्चे को बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी तक कोशिश नाकाम साबित हुई है। बच्चे को बचाने के लिए रोबोट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। घटनास्थल पर पहुंचे बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने रेस्क्यू टीम से बातचीत की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्ची को बचाने के लिए महाराष्ट्र से एक्सपर्ट की टीम और रोबोट भी मंगवाए जा रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि ये बोरवेल जिन्होंने खोदा उन्हें बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कि जरा भी लापरवाही किसी प्रकार की हुई, बोरवेल खुले पाए गए और उसमें किसी प्रकार की कोई हत्या हुई तो बोरवेल करने वालों को और करवाने वालों को दोनों को ही दंड दिया जाएगा और इनको बख्शा नहीं जाएगा। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आग्रह करती हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, इसलिए वो भी अब ये प्रयास करेंगे। मेरा आग्रह है उनसे कि वो पूर्ण प्रयास करें कि अब इस प्रकार के लोगों को कतई न छोड़ा जाए, कठोर कार्रवाई की जाए और सावधानी के साथ जो खोले कठोर नियम बनाए जाए कि तत्काल ही उनको बंद किया जाए। लखनऊ में गैंगस्टर संजीव उर्फ जीवा को हमलावरों ने उस वक्त गोलियों से भून दिया जब वो पेशी के लिए कोर्ट रूम में दाखिल हो रहा था। कोर्ट रूम के दरवाजे पर ही ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी गई। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद के बाद किसी गैंगस्टर की हत्या का यह दूसरा बड़ा मामला है, जिसके बाद से यूपी में कानून व्यवस्था के तमाम दावे छलनी हो गए। इस हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम ने मौके पर जांच पड़ताल की। देर रात एसआईटी अधिकारी हत्या वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने मुआयना किया। लखनऊ के केसरबाग कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी को एक शख्स ने गोलियों से भून डाला और वो भी कोर्ट रूम के अंदर। हत्यारा कोर्ट में हथियार लेकर दाखिल हुआ। कोर्ट रूम के दरवाजे पर संजीव माहेश्वरी उस जीवा के बदन में एक के बाद एक 6 गोलियां उतार दी गयी। संजीव माहेश्वरी जीवा इधर कॉरिडोर से आया हुआ, जैसे ही आया पीछे से वो गोली मारी, वो भागा कोर्ट रूम के अंदर, गिर गया। इसके बाद वो गोली मारते रहे और उनके साथ जितने पुलिस वाले सब भाग गए, कोई नहीं थे। जबकि गोलियां मारी 5-6 राउंड तो हुई है, 6 राउंड गोलियां हुई। जब जीवा को गोली लगी तो उसके साथ कोई पुलिस वाला नहीं था, जबकि इतना सुरक्षित जीवा, जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट का भी देने सिक्योरिटी का सिस्टम है, उसको सिक्योरिटी भी नहीं दी रखी थी। जब वो अंदर बचाने दौड़ा तो बॉडी उठाने कितनी देर? बॉडी 15 मिनट बाद बॉडी उठाई है। 30 मिनट बाद तो एक पुलिस वाले, वो भी पैर से उन्होंने हिलार के देखा कि जिंदा ही नहीं। संजीव माहेश्वरी बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आरोपी था और मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता था। हत्या के बाद पुलिस ने हमलावर को धर दबोचा। हमलावर वकील के भेष में आया था तो वकीलों का गुस्सा भी फूटा और पुलिस की मौजूदगी में ही उसकी धुनाई हुई। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ, एक बच्ची को भी गोली लगी है। अतीक अहमद के बाद पुलिस कस्टडी में हत्या का ये दूसरा बड़ा मामला है। हत्यारे ने कोर्ट में घुसकर यूपी पुलिस और कानून व्यवस्था के सभी दावों को छलनी कर दिया। कुमार अभिषेक के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। कोर्ट रूम में गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के बाद से लखनऊ बार एसोसिएशन ने अपने काम का बहिष्कार का ऐलान किया है। वकील कोर्ट परिसर में पूर्ण सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि जिस वक्त उसे गोलियों से भुना गया वहां पर जज साहब तक बैठे थे, वो भी सुरक्षित नहीं थे। वकीलों का आरोप है कि इस वारदात को सोचे समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है।
अब हमारे कोर्ट में हमारा वकील जज साहब सब सुरक्षा नहीं है सबकी, तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये लखनऊ की राजधानी में ये घटनाएं होने लगी है। ये पहले दिल्ली में हम लोग सुना करते थे। ये इस घटना इतना दुखदाई है, इस घटना के लिए पूरा वकील समाज आक्रोशित है। कल 12 बजे सेंट्रल बार एसोसिएशन में आम सभा बुलाया है। आम सभा में निर्णय होगी, पूरे प्रदेश के वकीलों को इंगित किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, उनसे निर्णय लिया जाएगा और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रयागराज में मीडिया कर्मी बनकर आए हमलावरों ने अतीक अहमद को मौत के घाट उतारा था और अब लखनऊ में वकील के भेष में आए हमलावरों ने संजीव उर्फ जीवा को गोलियों से भून डाला। वकील ही नहीं, विपक्षी नेता भी पूछ रहे हैं कि यह महज संयोग है या फिर सोचे समझे साजिश का नतीजा। यूपी पुलिस की वॉकिंग स्टाइल और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझकर के खुली छूट दी हो, तो जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। केरला स्टोरी और 72 होने के बाद अब 14 जुलाई को ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्म अजमेर 92 को लेकर विवाद शुरू हो गया और यह फिल्म अजमेर में 1992 में हुए रेप और ब्लैकमेल कांड की वारदातों पर आधारित है। अजमेर के दरगाह के खातिम और अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने फिल्म को बैन करने की मांग की है और आरोप है कि इस फिल्म के जरिए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और उनके शिक्षण संस्थान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अजमेर फाइल्स में कुल 12 लड़कियां जिनको 250 लड़कियां कहा जा रहा है और एक इंस्टीट्यूशन को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को ब्लेम किया जा रहा है, जबकि इस दरगाह में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई और उससे जुड़े हुए चिश्ती फ्रेटर्निटी को बदनाम किया जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ 5000 खुद्दाम है। अगर कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी में थे, 4-5 लोग, तो उसमें अन्य समाज के लोग भी थे, लेकिन सिर्फ चिश्ती फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। फिल्म अजमेर 92 को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने काम और जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करने की जगह फिल्मों की आड़ में राजनीति कर रही है। राजस्थान चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास में गिनाने के लिए उपलब्धियां नहीं है। हिंदू मुस्लिम की आड़ में वोट लेने की जुगाड़ में है। 92 में राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, मैंने खुद ने ये मामला उठाया। बीजेपी अपने हिसाब से पूरी मूवी को मोड़ देगी, तो उसमें तो ऐसा कहीं नहीं था कि कोई सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला हो। उसमें सब तरह के मुलजिम थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर तरह का मुलजिम था, हर जाति धर्म का मुलजिम था और वो सब कार्रवाई हुई उस वक्त और सारा एक्शन हुआ। और ये जो जिस तरह से बीजेपी जिस रास्ते पर चल पड़ी है, पिक्चर्स की आड़ में बीजेपी पॉलिटिक्स करना चाहती है। कृति सेनन और प्रभास की फिल्म आदि पुरुष रिलीज से पहले ही विवादों में आ गए। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत प्रभास और कृति सेनन के साथ तिरुपति के वेंकटेश मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। दर्शन करने के लिए मंदिर के बाहर ओम राउत ने कृति सेनन के गाल पर गुड बाय किस किया, तो इस पर बवाल मच गया। तिरुपति मंदिर के पुजारी और बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस हरकत से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। कृति सेनन ने सीता का किरदार निभाया है, लेकिन उनका मान नहीं रखा गया। आपका बिहेवियर जो है वो रामायण को, सीता मैया को अपमान करे जैसा है। क्योंकि हमारे तेलंगाना के, आंध्रा के जो एक्टर्स है, एनटी रामाराव जी जो राम के रोल प्ले किए, उनको भगवान जैसा माने, क्योंकि उनको स्वयं भगवान जैसा मानते, क्योंकि एक्टर भी भगवान जैसा भक्ते हैं। और रामायण का सीरियल था, दीपिका जी, उनको सीता मैया मानते थे लोग, मतलब उतना प्रेम देते हैं, वात्सल्य देते हैं। ये आप फिर से एक बार सोच लीजिए, ऐसा काम दोबारा मत करें। टीटीडी शुड बी वेरी केयरफुल, ऐसे काम रिपीट नहीं हुए, ऐसा प्रार्थना करें। ऑनलाइन गेम के जरिए धन परिवर्तन के केस में तार अब मध्य प्रदेश के कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज्ब उत तहरीर से जुड़ रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक एनआईए भी इस मामले में जांच में शामिल हो सकती है और शुरुआती जांच में सामने आई चाट से नाबालिगों का धर्म परिवर्तन करवाने के वाले आरोपियों के पाकिस्तान से भी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी अब्दुल रहमान ने माना कि वो नाबालिग लड़कों को उनके धर्म के खिलाफ उकसाता था और इस्लाम कबूल करवाने के लिए उन्हें मना लेता था। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में नए सबूत सामने आए। गाजियाबाद के नाबालिग के साथ गिरफ्तार किए गए अब्दुल रहमान उर्फ नन्ही और कुछ अज्ञात लोगों ने चैट पर बातचीत की थी। पुलिस के हाथ लगी है चैट और इस चैट में नमाज पढ़ने की जगह को लेकर बातचीत हुई है। ये बातचीत अप्रैल की है और रमजान का महीना चल रहा था। नाबालिग लगातार अब्दुल रहमान के संपर्क में था और नमाज पढ़ने भी जा रहा था। यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों को सरकार ने 15 जून से पहले जांच पूरी करने का आश्वासन दिया है। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया की अगुवाई में पहलवान अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। करीब 5 घंटे तक की बातचीत हुई जिसमें पहलवानों को यह आश्वस्त किया गया कि WFI के शीर्ष पद पर ब्रजभूषण सिंह समेत उनका कोई भी करीबी या परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। वहीं पहलवानों का कहना है कि अगर 15 जून तक एक्शन नहीं हुआ तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन जो उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। जो उन्होंने प्रपोज कुछ बिंदुओं में बात हुई कि खिलाड़ियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, महिला खिलाड़ियों का भी और पुरुष खिलाड़ियों का भी, और जितने भी केस खिलाड़ियों के ऊपर हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। तो वो चीजें सरकार ने मानी है और जो हमारे साथ बातचीत हुई है वो हम जो हमारे समर्थक हैं, खाप चौधरी है, जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, चाहे वो महिला संगठन है चाहे वो किसान संगठन है, हम सब के सामने वो प्रस्ताव रख देंगे। 1-2 दिन में हम उनकी सहमति उनसे बात करके उनको बता देंगे कि आप लोग सहमत हो। 2024 के चुनाव में महागठबंधन की खबर तेज है। पहले विपक्षी दल 12 जून को पटना में बैठक करने वाले थे मगर अब इस तारीख को बदल दिया गया है। अब 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होगी जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत विपक्षी दल के कई नेता शामिल होंगे। कुछ नेताओं की व्यस्तता की वजह से 12 जून को प्रस्तावित इस बैठक को टाल दिया गया था। आमंत्रित किया गया यह बताने के लिए कि 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन उस तिथि को कई नेता जो माननीय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं कई, उनको असुविधा हो रही थी उस तिथि को यहाँ आने में। इसलिए अब यह तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन देने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। बैठक के बाद से दोनों ही नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि वो अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से लाया गया और जिस तरह से एक चुनी हुई सरकार को कमजोर किया गया, संसद में जब ये बिल आएगा तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी। अध्यादेश जो आया है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। इस ऑर्डिनेंस की जो सोच है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है। वाराणसी में एक विदेशी महिला ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। इस हंगामे को लेकर काफी देर तक वहां पर हो हल्ला रहा। कुछ लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। दरअसल महिला
कभी कार के बोनर पर चढ़ रही थी तो कभी कार की छत पर जाकर वो बैठ रही थी। महिला के हाथ में कुछ पत्थर भी थे। कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन विदेशी महिला ने उसे सड़क पर दौड़ा दिया। घंटों ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद से पुलिस ने उसे पकड़ लिया, थाने में लेकर गई। पूछताछ में दरअसल पता चला कि एक गाइड महिला का पासपोर्ट लेकर फरार हो गया। ये महिला जर्मनी की रहने वाली है। जेएनयू कैंपस में छात्रा से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश के बाद माहौल गर्मा गया। छात्राओं की सुरक्षा की मांग को लेकर एबीवीपी ने कैंपस में मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। आरोप है कि कार कैंपस में आई थी और वो हरियाणा नंबर की थी। इसके साथ ही गाड़ी में बैठे हुए युवक गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, खूब शोर मचा रहे थे। कैंपस में 2 लड़कियां खड़ी थी जिन्हें किडनैप करने का प्रयास किया गया। एबीवीपी ने सिक्योरिटी ऑफिसर और रजिस्ट्रार के इस्तीफे की मांग की है।